हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ, आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। वनडे एग्जामिनेशन ने आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि हम हद से बाहर इसके बारे में सोच सकते हैं। जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है, आजकल हम देखेंगे स्टैटिक के पोर्शन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 से 40% जो है आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर एनटीए के इस पैटर्न को देखें तो एनटीए ने आजकल नृत्यों का जो पैटर्न है, नृत्य जो डांस है, डांस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना ज्यादा तय कर रखी है। पिछले ईयर के अगर क्वेश्चन उठाए एनटीए के, तो उसमें सबसे अधिक हमें नृत्यों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नृत्यों से अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो नृत्य दो प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गए और लोक नृत्य हो गए। जैसे शास्त्रीय नृत्य को हम बोलते हैं क्लासिकल डांस, और उसी तरह फोक डांस जिसे हम लोक नृत्य में बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, जैसे शास्त्रीय नृत्य है वो 8 हुए हैं, उनके साथ उसके कलाकारों से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शास्त्रीय नृत्य अपने आप में अलग ही इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। और इसीलिए आज की जो क्लास रहने वाला शास्त्रीय नृत्यों पर, नृत्य के साथ साथ हम कलाकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मूल कितने थे, अब कितने हैं, ठीक है जी। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करो भी, क्योंकि आपका लाइक और शेयर और कमेंट के द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ और चीजें चाहिए, आपको ऐसा लगता हो कि ये कमियां हैं, ये जो भी चीजें, हमें जरूर बताया करो। आपसे ये अनुरोध रहेगा मेरा कि जितना ज्यादा आप लोग हमें बताओगे, आपको जो चीजें की रिक्वायरमेंट है, जिस क्लास की आपको रिक्वायरमेंट है, हम उसी पर ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो शास्त्रीय नृत्यों में हम बात करते हैं सबसे पहले, जिससे आपको फोटो दिखाई भी दे रही होगी शास्त्रीय नृत्यों के अंदर। जैसे रणदीप हुड्डा जी की फोटो आपको सबसे पहले दिखाई दे रही होगी, है ना। तो शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करें, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों का अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो शास्त्रीय नृत्यों का इतिहास जो रहता है, सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों पर। शास्त्रीय नृत्य जो है, इनका अगर इतिहास की बात करूं शास्त्रीय नृत्यों की, तो शास्त्रीय नृत्यों को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कब किया गया, तो याद रखना भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि जी हैं, तो भरत मुनि के द्वारा एक नाट्य शास्त्र किताब लिखी गई। कौन सी? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस कराया किसको? शास्त्रीय नृत्यों को। याद रखना। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है किस बुक से हमें, कहां से इसके अवशेष मिलते हैं, तो भरत मुनि की किताब लिखी गई है नाट्य शास्त्र, तो उससे हमें इंट्रोडक्शन मिलता है किसका? शास्त्रीय नृत्यों का। अगर शास्त्रीय नृत्यों के मूल की अगर बात करें, तो मूल जो शास्त्रीय नृत्य थे कितने थे? अगर मूल शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करूं, तो मूल शास्त्रीय नृत्य जो आपके हैं, अगर मूल शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो ये 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं जी? तो वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में आपको ये 8 दिखाई देंगे। कितने हैं जी? 8 हैं। याद रखना, 9वां शास्त्रीय नृत्य बनाने की कोशिश की जा रही है। 9वां जो आपका शास्त्रीय नृत्य बनने की कोशिश हो रही है वो कौन सी हो रही है? तो 9वां आपका शास्त्रीय नृत्य, छऊ नृत्य जो आपका, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्य भाषा में छऊ नृत्य को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों में सबसे बड़े अलग अलग राज्यों में अलग अलग शास्त्रीय नृत्य, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों के अंदर, तो हम बात करते हैं कथकली की। इसकी जी कथकली की आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी फोटो। देखो, जो चीज होती है ना, एक होता है कारण और एक होता है प्रभाव। सबसे पहले हमारे दिमाग कई बार चीज क्या रहती है कि हम किसी का नाम भूल जाते हैं लेकिन फोटो नहीं भूलते। थोड़ा सा इसको फोटो को देखोगे तो ये आपको शास्त्रीय नृत्य की फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी कथकली की फोटो है, ठीक है जी। कथकली आपका मुखौटा पहन रखा है इन्होंने, हरे रंग और काले रंग, अलग अलग जो इसके कलर है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हम थोड़ी सी वनडे एग्जामिनेशन में बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो उन बेसिक चीजों पर काम करेंगे। तो कथकली जी, ये कथकली आपका कहाँ का नृत्य है? तो सबसे पहले बात आती है कथक कहाँ का है जी? तो याद रखना ये केरल का है। कहाँ का है जी? केरल का है। याद रखना कथकली आपका केरल का। कथक और कथकली दोनों में फर्क होता है जी। कथक तो आपका जी उत्तर प्रदेश में है, और कथकली कहाँ का जी? केरल का है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपको पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अवशेष हमें किस आधार पर, अगर आप देखेंगे इस नृत्य को किस आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे महाभारत और रामायण के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। महाभारत और रामायण की जो कथा है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस कथकली नृत्य के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि जो कथकली नृत्य है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किस आधार पर, ये कौन से जो धार्मिक ग्रंथ है उनके ऊपर आधारित है? तो याद रखना रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ है उन पर आधारित है। उसके बाद अगर बात करें, इसके नायक जो होते हैं, जो अगर पुरुषों की अगर बात करें, नायक जो होते हैं
पाचा कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पाचा। वहीं पर जो खलनायक होते हैं उन्हें कथी कहते हैं, याद रखना। नायक जो होते हैं उन्हें पाचा कहा जाता है, वहीं पर जो खलनायक होते हैं उन्हें कथी कहा जाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, किस नृत्य के अंदर, किस शास्त्रीय नृत्य के अंदर चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। जो मुख होता है उसके आधार पर ये हाव भाव जो सारे प्रकट किए जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो, इनका चेहरा है, इस पर कहीं पर ग्रीन कलर तो कहीं पर व्हाइट तो कहीं पर आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा। इन सभी कलरों की अलग अलग मान्यता है। उसके साथ इनका जो फेस है, जहां पर रौद्र रूप दिखाया जाएगा तो उसके फेस के आधार पर, जहां पर खुशी की झलक दिखाई जाएगी तो उसके फेस के आधार पर ही दिखाई जाएगी। इन सभी चीजों को तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कि चेहरे का हाव भाव किस में इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना ये कथकली नृत्य के अंदर इसका हाव भाव इंपॉर्टेंट है। और जहां पर ये नृत्य किया जाता है तो थिएटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुटुम पालम कहा जाता है। याद रखना किसी क्या कहते हैं, कुटुम पालम इंपॉर्टेंट है। तो जो थिएटर होते हैं जहां पर ये कथकली किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कुटुम पालम कहा जाता है। ये सवाल पूछा भी गया पीछे रिसेंट के एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। कई बार सवाल ये भी ऐसा ये सवाल पूछा गया, एग्जामिनेशन नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वनडे एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र जो थिएटर है वो कहाँ, उसको क्या कहते हैं, कुटुम पालम कहा जाता है। कुटुम पालम से थिएटरों को कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य और कौन से ग्रंथ है, तो याद रखना रामायण और महाभारत में के आधार पर यह ग्रंथ में किया जाता है। जो नायक उसे पाचा कहा जाता है, खलनायक उसे कथी कहा जाता है। आर्य भाषण में ये सारे सारे आपको जो आपको कथकली करते दिखाई दे रहे होंगे। आर्य भाषण में सारे क्या करें, कथकली नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। आर्य जी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, अब थोड़े से इसके कलाकारों की बात कर लेते हैं। इसके जो करने वाले जो नर्तककार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे अंदर जो बात आती है वो आपको एक महिला दिखाई दे रही होगी, आपको मृणाली साराभाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मृणाली साराभाई की आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, साराभाई की फोटो दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आप देखोगे कृष्णा कुट्टी है, कृष्णन कुट्टी है। उसके बाद आनंद शिवरमन है, तो याद रखना ये आनंद शिवरमन है, कृष्णा कुट्टी है और मृणाली साराभाई, ये कुछ इसके नृत्यकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सी है। तो याद रखना जी आनंद शिवरमन है जी, कृष्णा कुट्टी है जी, मृणालिनी साराभाई है। मृणालिनी साराभाई आपको फोटो दिखाई दे रही होगी इसकी, मृणाली साराभाई जी की। तो कई बार आपसे ये चीजें पूछी जाती है। देखो जी कृष्ण जी क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, याद रखना कृष्ण जी आनंद लेते हैं किसके लिए, तो याद रखना सारा के साथ या साराभाई के साथ क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। तो याद रखना कथकली के नृत्यकारों को याद करने का ये भी तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आनंद जो लेते हैं वो, या इसको ऐसे, कृष्ण जी जो आनंद लेते हैं, कृष्ण जी क्या लेते हैं जी, आनंद लेते हैं किसके साथ, सभी के साथ, सारा भाइयों के साथ क्या करते हैं, सारा जितने भी सारे भाई हैं उनके साथ क्या लेते हैं, ये आनंद लेते हैं, याद रखना है, ठीक है जी। तो सभी भाइयों के साथ आनंद कौन लेता है जी, कृष्ण जी लेते हैं। हरियाणा के अंदर ये कल्चर भी है, सभी भाइयों का बोलते हैं भाईचारे को जो बढ़ावा देने वाले ज्यादा दिखाई देते हैं वो हरियाणा में ज्यादा देखने मिलता है। तो सारा भाई जी है वो क्या करते हैं, कृष्ण जी जो है आनंद लेते हैं किसके साथ, सभी भाइयों के साथ, याद रखना ये चीज, ठीक है जी। कथकली के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर बात करूं, बतौल नारायण मेनन जी है, याद रखना बतौल नारायण मेनन जी, ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। तो नारायण जी, तो आप यहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम पैसे ही सुना है आपने, कृष्ण जो है आनंद ले रहे हैं, तो इसका मतलब कृष्ण का दूसरा नाम भी क्या है, नारायण भगवान का अवतार मानता है। तो नारायण मेनन जी किससे संबंधित है जी, तो आप याद कर सकते हैं इसको, भगवान कृष्ण से संबंधित आप बोल सकते हो, ये इनका कथकली से संबंध है। उदय शंकर, तो यहाँ पर आपने आनंद शिवरमन पढ़ते हो तो भगवान शिव को ही क्या कहते हैं, हम शंकर भी कहते हैं। तो याद रखना जो शंकर है वो उदय हो रहे हैं तो वो किसमें, भगवान शिव के नाम पर इसे याद करो, उदय शंकर जी है। अगला कृष्ण नायर शांताराव, कृष्ण नायर शांताराव जी का भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना भगवान कृष्ण के साथ आपको नायर शांताराव को साथ में इंक्लूड करना है, ठीक है जी। उसके बाद है किज पदम कुमार नायर चेमनचेरी नायर, ठीक है ना, चेमनचेरी नायर, याद रखना चेमनचेरी नायर साहब जी है, वो भी इंपॉर्टेंट है कथकली के नर्तकार। उसके बाद आप देखो गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ जी का याद रखना है भाई, गोपीनाथ का इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखना गोपीनाथ भाई जो है वो भी क्या करते हैं, कथकली करते हैं। उसके बाद लुइस लाइटफुट है, कथकली ऑस्ट्रेलिया की जननी है, तो लुइस लाइटफुट जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जननी है वो कौन है, लुइस लाइटफुट जो है कथकली की जननी मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो याद रखना लुइस लाइटफुट भी क्या करती है, कथक करती है, कथकली करती है। आर्य भाषण तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये थे कथकली के जो नृत्यकार थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कथकली के अलावा, अगला जो आपका आता है मोहिनी अट्टम, कौन सा नृत्य जी, मोहिनी अट्टम। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, याद रखना भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, किसको मारने के लिए, भस्मासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया था,
वरदान क्या दिया? वरदान ये दिया कि भस्मासुर जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर तेज निकला। भस्मासुर क्या काम किया? भगवान शिव के पीछे ही पड़ गया कि पहला एक्सपेरिमेंट मैं यही करके देखता हूँ। तो भगवान शिव के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया उसने कि भगवान शिव के सर पर याद है। तो भगवान शिव का वरदान था, तो ये साबित करना ही था कि भगवान शिव के वरदान को मतलब कि भगवान कभी पीछे हट नहीं सकते, वरदान दिया था इस कारण। तो उस समय भगवान शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य किया और भस्मासुर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो भस्मासुर को अट्रैक्ट करके और नृत्य करवाते करवाते जो उन्होंने नृत्य किया, मोहिनी नृत्य, उस नृत्य के द्वारा क्या काम किया? उन्होंने उनके सर पर हाथ, उसके खुद के हाथ पर हाथ रखवा दिया। उसके बाद उसकी खुद वो भस्म हो गया। तो याद रखना मोहिनी अट्टम जो है, सीधी सी बात है, ये भी कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है। किसका है जी? केरल का ये नृत्य, याद रखना ये भी कहाँ का है? केरल का है। अगला आता है कि मोहिनी अवतार धारण किया था किसने जी? तो मोहिनी अवतार धारण किया भगवान शिव विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। याद रखना ये चीज, अवतार धारण किया, आर्यवासन में मोहिनी अवतार धारण किया, वो किसने किया? तो भगवान विष्णु ने किया था जी, आर्यवासन में भगवान विष्णु ने। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस आधार पर है, किस बेस पर है? तो भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी अवतार धारण किया गया। और जो मोहिनी अट्टम है वो सिर्फ अकेली महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखना ये, तो अकेली महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कहाँ का? ये केरल का है जी। तो मोहन जो, सीधी सी बात है, मन को जो मोह ले वो केरल वाले लोग मोहते हैं, सीधी सी बात है। जो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, जो किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो एजुकेशन के मामले में जो मन मोह लेते हैं वो कौन है जी? केरल वाले मोह लेते हैं। ठीक है जी। तो एकल महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार सवाल पूछा जाता है कि चमेली के फूल कौन लगाता है बालों के अंदर? तो चमेली के जो फूल लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? मोहिनी के नृत्य जो करे जाना, ये आपको चमेली के फूल दिखाई दे रहे होंगे, आ रही बात समझ। तो बालों में चमेली के जो फूल लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? किस नृत्य में? तो मोहिनी अट्टम नृत्य में लगाए जाते हैं। तो याद रखना ये चीज। तो फूल से तो आप लोग वैसे भी याद रख सकते हो ना। तो फूल जो है कहाँ लगाया जाए? सिर में लगाया जा रहा है, चमेली का फूल लगाया जाए, चमेली का तेल होता है, आर्य चमेली का तेल भी होता है ना, याद रखना। लेकिन चमेली का फूल लगाया जाता है किसमें? सर के अंदर। तो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, केरला कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कसाऊ साड़ी, ये आपको साड़ी दिखाई दे रही होगी, तो ये कौन सी साड़ी है जी? तो ये आपकी कसाऊ साड़ी है, याद रखना। ये कौन सी है? कसाऊ, कसाऊ साड़ी है, याद रखना। ये कौन सी साड़ी है जी? कसाऊ साड़ी है। तो ये कहाँ कौन पहनता है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य किया था, केरला की प्रसिद्ध साड़ी है, कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इडका और मर्दगम है, याद रखना। इडका और मर्दगम, मर्दगम आपको पता हो ढोल की तरह होता है, बजाया जाता है उसको, ठीक है ना। तो मर्दगम और इडका का यूज किया था किसमें? मोहिनी अट्टम के लिए, ठीक है जी। तो इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। किस ग्रंथ में जी? व्यवहारमाला में, इंपोर्टेंट है, याद रखना ये। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है ये, तो इंपोर्टेंट है, याद रखना। व्यवहारमाला में किसका वर्णन मिलता है? तो याद रखना मोहिनी अट्टम का। हमारी बात समझ, किसका जी? मोहिनी अट्टम का। ये अट्टम जो है इसका आपको वर्णन मिलता है किसमें? व्यवहारमाला में। ये प्राचीन ग्रंथ है उसके अंदर मिला था। तो आपको मैंने जैसे बताया आपको कि तो रामायण और महाभारत पर जो आधारित था वो कौन था? कथकली था। वहीं पर अगर मैं बात करूं, मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें? व्यवहारमाला में, प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। आर्य भाषा में मोहिनी रूप किसने धारण किया था? भगवान कृष्ण ने धारण किया, उन्हीं के नाम पर। और चमेली के जो फूल लगाए जाते हैं सर के अंदर वो कौन लगाते हैं? तो मोहिनी अट्टम नृत्य करने वाले लोग लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर इसके हम कलाकारों की अगर बात करें, तो इसमें जो कलाकार है उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भारत के कुछ अभिनेत्रियों के भी नाम दिखाई दे रहे होंगे आपको। सबसे पहले अभिनेत्रियां देख लेते हैं। जो सभी का क्रश रही है श्रीदेवी, याद रखना। सभी लोगों का क्रश रही है श्रीदेवी, तो याद रखना ये श्रीदेवी जी है। और ठीक है जी। तो श्रीदेवी जी भी क्या करते थे? मोहिनी अट्टम करते थे। हेमा मालिनी जी है, धर्मेंद्र साहब जी की पत्नी है, तो धर्म पत्नी जी अभी सांसद भी रहे हैं ये, तो याद रखना सांसद के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो हेमा मालिनी जी ने भारतनाट्यम जो है, इन्हें पद्मश्री मिला है। भारतीय पद्मश्री कब मिला? तो 2000 के अंदर इन्हें पद्मश्री मिला है। उसके बाद आप देखो रागिनी देवी जी है, रागिनी देवी है, रागिनी देवी के साथ भारती शिवाजी है, याद रखना कौन है जी? भारती शिवाजी जी है। तो मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख और कलाकार देंगे, देखो ये भारती शिवाजी जी का आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। भारती शिवाजी का नाम मोहिनी अट्टम के लिए। मोहिनी अट्टम में शांताराव, गीता गायक, क्षेमावती, पवित्रना, याद रखना शांताराव जी है, गीता गायक जी है, क्षेमावती पवित्रन है, डॉक्टर सुनेदान नायर है, कनक रेले है, याद रखना कनक रेले है, कलामंडलम कल्याण अम्मा है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा है जी। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम माना जाता है इन्हें, तो याद रखना मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? कल्याणी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है, याद रखना ये चीज। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? कल्याणी अम्मा को, याद रखना। जयप्रभा मेनन जी है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 इन्हें मिलेगा। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 जी दिए गए, वो जयप्रभा मेनन को दिया गया। आरी बात समझ में।
जया प्रभा मेनन जी, उसके बाद हेमा मालिनी, श्रीदेवी, उसके बाद भारती शिवाजी, रागिनी देवी, याद रखना ये कौन है, रागिनी देवी जी है, रागिनी देवी, भारती शिवाजी जी है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी, इनके नाम इंपॉर्टेंट याद है, याद रखना ये। शांताराव गीता गायक जी है, हेमावती पवित्र, डॉक्टर सुनीता नायर जी है, कनक रेले जी है, जयप्रभा मेनन जी है, और कलाम मंडलम कल्याणी अम्मा जो है, कलाम मंडलम कल्याणी अम्मा जो इन्हें भारतनाट्यम सॉरी मोहिनीअट्टम का मदर ऑफ मोहिनीअट्टम इन्हें कहा जाता है। आर्य जी बात समझ, तो ये उसके कुछ कलाकार हैं, ये आपके मोहिनीअट्टम नृत्य करने वाले नर्तिकाएं हैं। आर्य जी बात समझ इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज, ठीक है जी। तो याद रखना ये एकल महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है जी। मोहिनीअट्टम के बाद अगला जो आता है वो आता है हमारा भारत का शास्त्रीय नृत्य है, में आता है भारतनाट्यम, याद रखना कौन सा आता है जी, भारतनाट्यम। देखो जी भारतनाट्यम की तस्वीर आपको दिखाई दे रही, बहुत ही सुंदर कन्या है, कन्या जी आप क्या कर रहे हैं, ये भारतनाट्यम करते दिखाई दे रहे हैं, है ना, मन का मौन करने वाले, सीधी सी बात है, इनका इतना फ्लैश पड़ रहा है कि आप देख रहे होंगे, है ना, तो मन मोह रहे हैं अपने आप में, है ना। तो भारतनाट्यम की जब भी बात आती है तो इसका पुराना नाम सादिर था, क्या था जी, सादिर कहलाता था ये। तो आपसे कई बार सवाल पूछा सादिर किसका पुराना नाम था, तो याद रखना भारतनाट्यम का, है ना। एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, कुछ लोग जैसे कल करवा चौथ था, कल आज मतलब कि, तो कल वाला जो क्लास थी उसमें आज की अगर बात करूं मैं, कल वाली क्लास में कमेंट आया जी करवा चौथ का, तो बता दूं मैं उस टाइम का रिप्लाई उसका दिया भी था। अब एक बार दोबारा बता देता हूँ उस बच्चे को, अगर वो बच्चा क्लास देखे तो। देखो भाई सीधी सी बात बताऊं, अगर आप कुंवारी कन्याएं आपके लिए आपका करवा चौथ रख रही है, याद रखना, अगर कुंवारी कन्याएं आपका करवा चौथ रख रही है तो ये मत भूल जाना कि जो कुंवारी कन्याएं करवा चौथ रख रही है वो आपके मरने से पहले श्राद्ध भी कर सकती है आपका। आर्य बस में है ना, जो कुंवारी कन्याएं आपका करवा चौथ रख रही है तो मरने से पहले आपका श्राद्ध भी कर सकती है। आर्य ना बात, तो बिल्कुल विश्वास मत करना, ये कुंवारी कन्याएं जो आपका करवा चौथ रख रही है तो हो सकता है कि आपको मरने से पहले श्राद्ध भी कर दे, है ना। तो करवा चौथ तो शादी के बाद रखते हैं ना, पति की लंबी आयु के लिए, है ना। तो शादी से पहले अगर आपको करवा चौथ रखा था कुंवारी कन्याओं के द्वारा तो यह तो याद रखना, ये जोक्स पार्ट है, सीरियस मत लेना, ठीक है ना। तो सादिर थे जी, भारतनाट्यम का नाम क्या था, सादिर था। अन्य नाम अगर बात करें तो दासी अट्टम और अग्नि नृत्य कहा जाता है, याद रखना कौन सा, अग्नि नृत्य या दासी अट्टम विषय कहा जाता है। देखो अग्नि नृत्य का जब नाम आता है तो याद रखना राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध अग्नि नृत्य और है, ये फोक डांस के रूप में भी जाना जाता है, एक नृत्य और है जी अग्नि नृत्य। कौन सा जी, अग्नि नृत्य जो है एक फोक डांस है, किसका जी, राजस्थान का, याद रखना। अग्नि नृत्य एक राजस्थान का भी फोक डांस है, याद रखना ये चीज। राजस्थान के अंदर एक संप्रदाय है, कौन सी संप्रदाय है जी, तो याद रखना जसनाथ संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा जी, जसनाथ, जसनाथ संप्रदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है जी। जसनाथ संप्रदाय है, आर्यवाद संप्रदाय है, तो इसके द्वारा ये पुरुषों के द्वारा नृत्य किया था अग्नि के ऊपर। तो जसनाथ संप्रदाय जब फोक डांस किया था वो क्या, अग्नि के ऊपर पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो किया था अग्नि नृत्य, राजस्थान के अंदर फोक डांस है, याद रखना, ठीक है जी। तो इसे अग्नि नृत्य या दासी अट्टम भी कहा जाता है। जानकारी जो मिलती है शिल्पाधिकारम से मिलती है, ये पुस्तक है, याद रखना ये संगम काल के समय की पुस्तक है ये। तो पुस्तक शिल्पाधिकारम जो है इससे इसकी जानकारी मिलती है, और एक इससे अभिनय दर्पण से भी मिलती है, याद रखना ये दो पुस्तकें हैं जिससे इसकी जानकारी मिलती है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपसे सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा कि अभिनय दर्पण से किस भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में वर्णन मिलता है, तो याद रखना ये कौन सा है, भारतनाट्यम होगा। वहीं पर शिल्पाधिकारम से पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रखना है भारतनाट्यम। यह मंदिरों को समर्पित है, ये भी याद रखना मंदिरों को समर्पित है। इसे दासी अट्टम क्यों कहते हैं, मंदिरों के अंदर पहले क्या था, दासियां जो थी वो नृत्य करती थी, जो दासियां होती वही इसी नृत्य को मंदिरों के अंदर मनोरंजन के लिए, परमात्मा जो आपके मंदिर थे उनमें किया जाने वाला नृत्य था, तो इसलिए इसे दासी अट्टम, तो दासियों के द्वारा जो नृत्य किया था वो भारतनाट्यम था, याद रखना ये चीज। आज भी आप याद कर सकते हो, कई बार सवाल पूछ जाता है कि दासियों के द्वारा जो नृत्य किया था वो कौन सा था, भारतनाट्यम था। आर्य भाषा में मंदिरों को समर्पित था। नृत्य का आरंभ अल्लाह रिपु से होता है, याद रखना, जो ये आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है ये आपका अल्लाह रिपु है, तो अल्लाह रिपु से होता है, तो याद रखना ये भारत का जो नाट्य भारतनाट्यम है उसमें अल्लाह रिपु से इसकी क्या होती है जी, शुरुआत होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सादिर नाम था इसका, और ये किसको समर्पित है, तो मंदिरों को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है जी। और दो चीजों से इसके शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से इसके बारे में वर्णन मिलता है, आर्य भाषा में। और अग्नि नृत्य में आपको दो तरीके से याद रखना, अग्नि नृत्य इसे भी कहते हैं, दूसरा अग्नि नृत्य जो है एक फोक डांस है राजस्थान का, जिसे जसनाथ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है और पुरुषों के द्वारा आग के ऊपर नृत्य किया जाता है, आर्य भाषा में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
भारतनाट्यम के अगला जो हमारा नृत्य आता है वो आता है जी मणिपुरी। आरी बस में आजकल चर्चा में ही रहे हैं मणिपुरी नृत्य, ठीक है ना। मणिपुरी नृत्य क्यों चर्चा में रहा है, मणिपुर के लोग क्यों चर्चा में रहे हैं, बता दूं। हरियाणा के अंदर रणदीप हुड्डा जी को सभी जानते होंगे, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, है ना। रणदीप हुड्डा जी ने शादी की अभी मणिपुर में, तो मणिपुर की कन्या के साथ शादी की है, मणिपुर राज्य की जो कन्या थी उनके साथ। तो आजकल एक ट्रोल भी होता है कि रणदीप हुड्डा जी थे जो क्या मणिपुर में से लड़की शादी करके कन्या ले आए, क्योंकि ये भी टोल करना हरियाणा वाले सारे बिहार यूपी और उस साइड में जा रहे हैं, क्योंकि सभी कुआरे, क्यों जनसंख्या आप देखोगे तो लिंग अनुपात सबसे कम जो दिखाई देता है वो हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए बोलता है कि पुरुष सबसे ज्यादा गमन कर रहे हैं वो आउटर साइड में ज्यादा करें। तो रणदीप हुड्डा जी के बारे में आप देख सकते हो, रणदीप हुड्डा जी को जो वस्त्र पहनाया गया शादी के अंदर, देखो जी हमारा छोरा ने तो वस्त्र पहना रखा है, सीधी सी बात है, कौन सा चादर लपेट दी, और दूसरी साइड में आप देखोगे तो हमें तो दूसरा देखोगे तो जी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने वाले को तो अच्छे कपड़े पहना रखे हैं, मारने वाले को सीधा चादर लपेट के छोड़ रखी है ना। तो सीधी सी बात बताऊं आपको, मणिपुर को आप ऐसे याद कर सकते हो कि मणिपुर की शादी के अंदर रणदीप हुड्डा जी और उनका पहनावा जो देख रहे होंगे आपको, ये पहनावा है जो मणिपुर नृत्य के अंदर है जी, ठीक है जी। तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्य कला की कहानियां दर्शाई जाती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। भगवान श्री कृष्ण जी है उनकी जो बाल्य कलाएं जो होती है उनको दर्शाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्य कलाएं जो है दर्शाई जाती है वो किसमें दर्शाई जाती है, तो मणिपुर नृत्य के अंदर। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय है तो भगवान कृष्ण का नाम आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें इनकी 3 प्रमुख शैलियां रही है, लाई हरोबा, कीर्तन और रासलीला। तो रासलीला आप उत्तर प्रदेश के अंदर फोक डांस में भी पढ़ते हो, तो रासलीला भी ये एक इसकी 3 प्रमुख शैलियां रहती है। तो रासलीला हम उत्तर प्रदेश के फोक डांस में पढ़ते हैं, तो वहीं पर ये हरोबा, लाई हरोबा, कीर्तन और रासलीला इसके जो है कुछ आप बोल सकते हो शाखाएं भी रहती है, शैलियां भी रही है। तो मणिपुर नृत्य की ये पेन्ना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका, पेन्ना वाद्य यंत्र का, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है जी। तो रणदीप हुड्डा साहब और उनकी धर्मपत्नी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, रणदीप हुड्डा साहब ने मणिपुर में जाके मणिपुर की कन्या से विवाह किया है, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। आरी जी बात समझ। नेक्स्ट अगर बात करें करिए तो रणदीप हुड्डा हो जो मणिपुर तक ब्याह ले आया, अगर हमारा में तो कोई ले आता तो बोला पक्की बात है, ये खरीद के ले गया है ना, ठीक है जी। तो मणिपुर के अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो जवेरी बहने दर्शन हो गया, जावेरी बहने जो है दर्शन के अंदर बात करें, जावेरी बहन दर्शन हो गया। नयान, इनका इंपॉर्टेंट नाम है नयान साहब जी है, और जावेरी बहने दर्शन नयान हो गया। सुवर्णा रंजना बोलते हैं इनको, ठीक है। गुरु बिपिन सिंह थे, तो मणिपुर नृत्य के अंदर गुरु बिपिन सिंह जी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद मणिपुर के अगर अन्य कलाकारों की अगर बात करूं मैं, तो गुरु अमली सिंह है, गुरु अमली सिंह है, नल कुमार सिंह जी है, ठीक है जी। एल बिन्ने देवी है, ठीक है। दारू माथुर जी है, सविता मेहता जी है, सविता मेहता, ठीक है जी। निर्मला मेहता गुरु अम्बुई है, ठीक है जी। राजकुमार सिंह जीत सिंह है, और बिंबावती देवी जी का नाम इंपॉर्टेंट है, और नीलेश्वर मुखर्जी का नाम रहता है जी, नीलेश्वर मुखर्जी रहता है। गुरु बिपिन सिंह जी गोविंद नृत्यालय स्कूल खोला गया, तो गुरु बिपिन सिंह जी कौन सा जी, गोविंद नृत्यालय नाम का स्कूल खोला गया जी। आ रही बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जी, ठीक है। ये सारी तरीके से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सत्रिय नृत्य की, तो सत्रिय नृत्य आपका कहाँ, तो मणिपुरी आप समझ गए होंगे मणिपुर के, तो सत्रिय आपका कहाँ का जी, तो याद रखना ये असम का है। किस राज्य का जी, तो ये असम का है। आ रही बात में, किसके, असम का है, आ रही असम में। और ये अंतिम रूप से इंक्लूड किया गया नृत्य है जी, क्या है जी, अंतिम रूप से इंक्लूड किया गया, अंतिम रूप से इंक्लूड किया किसमें जी, तो अंतिम रूप से सत्रिय नृत्य जो इंक्लूड किया गया शास्त्रीय नृत्यों के अंदर। आ रही बात समझ में। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था, इसको शास्त्रीय नृत्यों के अंदर, तो याद रखना सत्रिय नृत्य को 2000 वर्ष में शामिल किया गया, और इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्थापक जो है श्रीमद शंकरदेव है, तो इन्हीं को श्रेय जाता है सबसे ज्यादा, शास्त्रीय नृत्य को इंपॉर्टेंस दिलवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, श्रीमद शंकरदेव जी को जाता है, ठीक है जी। सत्रिय को अक्किया नाट के प्रदर्शन के लिए भी लाया जाता है, तो अक्किया नाट के प्रदर्शन में, अक्किया नाट एक महोत्सव बनाया जाता है असम के अंदर, उसमें प्रदर्शन के लिए लाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखो इस नृत्य को पुरुष करते हैं, याद रखना ये नृत्य को पुरुष करते हैं, तो इसे भांगी, और अगर स्त्रियां करते तो इसे सिमगी कहलाती है। देखो अगर पुरुष जो करते हैं तो इसे भांगी कहा जाता है, जो नर्तक होते हैं जो पुरुष करने वाले उन्हें भांगी कहा जाता है, और अगर लेडीज करती है तो याद रखना सामगी कहा जाता है। याद रखना क्या कहते हैं, सिमगी। सिमगी जो है महिला को कहा जाता है सिमगी, और लेकिन पुरुषों को क्या कहा जाता है जी, पुरुषों को कहा जाता है भांगी। तो ये आपके क्या होंगे जी, भांगी जी हो गए, ठीक है जी, भांगी हो गए, ठीक है ना। जो भांग ज्यादा पीता हो भांगी कहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जाए सिमगी, तो सिमगी कौन है जी, महिला होगी सिमगी। आ रही बात कौन सी थी, सिमगी क्या जी आपकी महिला को कहा जाता है। आ रही बात हम, तो महिला को सिमगी और
भांगी किसे कहा जाता है? पुरुष को कहा जाता है ना, तो याद रखना, ठीक है जी। तो भांगी और सेमगी याद रखना, भांगी पुरुष को कहा जाता है किससे? क्षत्रिय नृत्यों के अंदर, ठीक है जी। तो श्री शंकर देव राय जी को, इन शंकर देव जी को इसका श्रेय जाता है किसको? संस्थापना के लिए आपका अब मणिक्षत्रिय नृत्य के लिए। लगभग इसके 500 वर्ष पूर्व खोज हुई थी, 2000 में से शामिल किया गया था। आ रही जी बात समझ में? अगर इसके नृत्यकारों की अगर बात करूं मैं, नृत्यकारों में अगर देखें क्षत्रिय नृत्य में, तो श्रीमद शंकर देव जी का नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, ये संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद सरदिया सेकिया जी है, उसके बाद गुरु जतिन गोस्वामी जी है, और प्रभात शर्मा जी है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, याद रखना। प्रभात शर्मा जी नाम है पहले रहता है जी, आर्य वचन में प्रभात शर्मा जी का नाम रहता है, प्रभात शर्मा के बाद सरदिया सेकिया जी है, गुरु जतिन जी है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। प्रभात क्या था? सुबह का टाइम होता है ना। शंकर भगवान की जो शंकर देव जी है, शंकर जो देव है, याद कर सकते हो आप इसको। प्रभात सुबह सुबह जो है, प्रभात जो आप बोलते हो प्रभात के समय, ठीक है ना। तो गुरु के दरबार में शंकर देव जी जाते हैं, तो याद रखना शंकर जी वो गुरु के दरबार में प्रभात सुबह सुबह जाते हैं। तो गुरु जतिन गोस्वामी जी हो गया, उसके बाद प्रभात शर्मा जी हो गया, सर्दिया सेकिया हो गया, सर्दियों में जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। शंकर देव जी सर्दियों में प्रभात के समय गुरु जतिन गोस्वामी के दरबार में जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो शंकर देव जी याद रखना क्या करते हैं? शंकर देव सर्दियों में प्रभात के समय कहाँ जाते हैं जी? तो प्रभात के समय जाते हैं आपके कहां पर? गुरु के दरबार में, गुरु जतिन गोस्वामी के दरबार में, याद रखना ये चीज। आ रही बात समझ? तो जतिन गुरु गोस्वामी के दरबार में प्रभात के समय जो है शंकर देव जी क्या जाते हैं? सर्दियों में सुबह सो जाते हैं, तो याद रखना, इसको ऐसे याद कर सकते हो क्षत्रिय नृत्य के कलाकारों में। और अन्य प्रमुख कलाकार अगर बात करें तो प्रदीप चहीला, याद रखना, ललित ओझा जी है, ठीक है, परमानंदा बरबायान, मणिक बरबयान है, गहन चंद्र गोस्वामी जी है, टंकेश्वर हाजिरिका जी है, तो याद रखना। बरबयान आपको जहां नाम दिखाई दे ज्यादातर इंपॉर्टेंट कहां से? क्षत्रिय नृत्य से, याद रखना ये चीज, ठीक है जी। बरबयान जो है क्षत्रिय नृत्य से, ओझा जी हो गए, चहीला जी हो गए, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये, इनसे सवाल रहते रहता है आपसे, कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है इससे भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है जी कथक, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किए जाने वाला है जी ये कथक नृत्य। महिला भी बहुत, कन्या भी बहुत सुंदर नृत्य कर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। लाली आ जाती है ऐसी कन्याओं को, देखा ना आप लोगों को, ठीक है। तो कन्या जो कथक आप देख रहे होंगे, है ना। जब मैं ऑफलाइन क्लास में करवाता हूँ तो कई बार बच्चे बोलते हैं जी कि जी वो कन्या की फोटो दिखाई है जी, जो आप बोल रहे थे वो कन्या है, तो ये है। तो कन्या के साथ फोटो जैसे देखते हैं तो बच्चों के दिमाग हीमोग्लोबिन बढ़ता है जी, बोल देते हैं कई बार बच्चे। तो कथक आपका कहाँ जी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है जी? उत्तर प्रदेश के अंदर। कई बार ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं जी कि कन्याओं को देखते जी हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो है ना। तो कथक जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसका अन्य नाम क्या जी? नटवरी है। क्या नाम है इसका? नाम, अन्य नाम नटवरी है, ठीक है जी। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामायण और महाभारत पर हमने देखा था कौन सा था? जो कथकली था। लेकिन भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, वो कौन सा कथक है? उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की ब्रज भूमि का क्षेत्र जो रासलीलाओं का क्षेत्र रहा है, तो बोल सकते हैं जो रासलीला का क्षेत्र रहा है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, भगवान कृष्ण की भूमि माना जाता है। तो भगवान कृष्ण की भूमि में राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित कौन सा जी? कथक नृत्य, याद रखना। ये महिला जो कन्या, आपकी सुंदर कन्या जो है आपका कथक कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें घुंघरू पहन रखे हुए इन्होंने, ये देखो जी, ठीक है ना। घुंघरू और चक्कर के अंदर ये नृत्य करते हैं ऐसे पैरों से, ठीक है। पैर को जमीन पर चक्कर बनाते हैं, तो चक्कर इनकी प्रमुख विशेषता रही है। यह कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कहानियों के लिए जो राधा कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती है, तो इसके लिए इस नृत्य का इंपॉर्टेंट है, उपयोग किया जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज और चूड़ीदार के साथ होती है। तो अनारकली की जैसी दिखाई देती है इनकी वेशभूषा, या फिर चूड़ीदार। आप देखोगे कमीज के साथ चूड़ीदार आप ऐसे दिखाई देंगे, तो ये आपको ऐसे पैर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पजामी टाइप में आप दिखाई दे रहे होंगे, है ना। चूड़ीदार पहनते हैं और कमीज आपको दिखाई दे रही है ना। तो अनारकली चूड़ीदार कमीज आपको दिखाई देती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखो इस नृत्य में लखनऊ घराना है जी, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से घराने इस नृत्य? लखनऊ घराना जी, बराना है जी, ठीक है जी। उसके बाद जयपुर घराना है जी, ठीक है नहीं। बनारस घराना शैली में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बनारस घराना, लखनऊ घराना, इनके अंदर ये कथक किया जाता है। आ रही जी बात समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला हम देखें, अगर इसको करने वाले जो नर्तकार है, कथक जो करने वाले नर्तकार है, उनमें इंपॉर्टेंट है जी पुरुषों के अंदर बिरजू महाराज, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना। हेडिंग डालना आपको, हेडिंग क्या इंपॉर्टेंट?
स्टार लगा लेना इस पर कि बिरजू महाराज जी जो है किससे संबंधित, तो कथक से है। इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है इनसे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे, जी कथक से है। और लच्छू महाराज जी का संबंध भी किससे है, जी कथक से है, ठीक है जी। सितारा देवी का संबंध भी किससे है, जी कथक से है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के जितने भी चेले हुए या बोल सकते भगवान कृष्ण की आराधना करने वाले लोग हैं 70% ये कथक नृत्य करते हैं, तो याद रखना बिरजू महाराज जी का नाम इंपॉर्टेंट है, लच्छू महाराज जी और उसके बाद सितारा देवी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कथक के अन्य प्रमुख कलाकार सुखदेव महाराज जी है, शोभना नारायण जी है, गुरुदेव प्रसाद अवार्ड मिला इन्हें 2013 में, तो याद रखना गुरुदेव प्रसाद अवार्ड शोभना नारायण जी को मिला है, ठीक है जी। उसके बाद मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बंदादीन महाराज, अच्छा महाराज, नारायण प्रसाद जी है, मंजूश्री चटर्जी है और कलिका प्रसाद जी और उमा शर्मा और प्रेरणा देश पांडे, नंदनी कुमुदिनी लाखिया जी है। तो ये सभी क्या किससे संबंधित है, ये इनके कथक से संबंधित है। लेकिन इनसे सवाल पूछ लिया था आपसे, बिरजू महाराज जी होगी, लच्छू महाराज जी होगी और तारा देवी जी, आपकी सितारा देवी जी, इनसे सवाल पूछ लिया था। तो याद रखना सितारा देवी जी, इन सभी का संबंध किससे, ये आपके कथक से संबंधित है। आ रही जी बात समझ में, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर बात करें तो हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य पर, ठीक है जी। अंतिम आपका नृत्य ओडिसी नृत्य, ठीक है जी। ओडिसी नृत्य की जब बात करते हैं, ओडिसी भगवान कृष्ण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखो जी, एक तो आपने कथक देखा है, ठीक है, भगवान कृष्ण से, और एक आपका ओडिसी हो गया। वहीं पर हमने सत्रिय नृत्य भी देखा था, हमने क्या देखा था, सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य भी किससे संबंधित था, तो सत्रिय नृत्य भी आपका किससे संबंधित था जी, सत्रिय नृत्य भी किससे संबंधित था, ये भी भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण से संबंधित ओडिसी नृत्य भी, ठीक है। महिला दिखाई दे रही होगी, बहुत ही प्यारी कन्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, है ना, कन्या नृत्य कर रहे हैं, ओडिसी नृत्य, ठीक है, उड़ीसा का नृत्य जी। यह त्रिभंग मुद्रा में पाया जाता है, 3 भ्रंग मुद्रा में पाया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है, क्या कहते हैं जी, ओरिली। आरी भाषा में इस नृत्य क्या कहते हैं, ओरिली नृत्य भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है आपसे, उपनामों से सवाल ज्यादातर पूछने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है ना। तो ओरिली नृत्य से आपसे पूछे जाए किसे कहा जाता है, ओडिसी नृत्य को। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से है और अंत होगा इसका मोक्ष पर, ठीक है ना। ये आपका मंगल चरण से, मतलब कि इसकी शुरुआत जो की थी मंगल चरण, मतलब कि शुरुआती तौर पर हम देखें इसकी शुरुआत जो है मंगल कार्यक्रमों से की जाती है, मंगल तरीके से दिखाया जाता है कार्यक्रम को। उसके बाद हम देखें और अंतिम रूप से हमारे जैसे जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष प्राप्त करना है, उसके साथ जन्म से मोक्ष तक का हमारे मार्ग में बताया गया, किसमें, ओडिसी नृत्य के अंदर भगवान कृष्ण से संबंधित ये चीजें बताई गई है। आर्य जी बात समझ। अब इसके कुछ नृत्यकार को देख लेते हैं ओडिसी नृत्य के नृत्यकारों में। तो केलुचरण महापात्रे जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केलुचरण महापात्रे जी है, और माधवी मुदगल जी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माधवी मुदगल जी ने तो एक स्कूल खोला 1993 में, सिराजन स्कूल खोला गया, ठीक है जी। उड़ीसा को पुनर्जीवित किया था, ठीक, केलुचरण महापात्रे ने। पद्म विभूषण 2000 मिला है, पद्म भूषण 1988 मिला है और पद्म श्री इन्हें 1974 मिला है। तीनों पद्म के अवार्ड जो मिले वो केलुचरण महापात्रे को मिले हैं जी, ठीक है जी। उड़ीसा के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर बात करूं, हरे कृष्ण बेहरा, भगवान कृष्ण के नाम पर हरे कृष्ण बेहरा जी है। तो जो बैरे हैं भगवान कृष्ण के लिए, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जो आप बोल सकते हो आराधना में जो बैरे हो चुके हैं वो कौन है जी, आपके ओडिसी नृत्य संबंधित हरे कृष्ण बेहरा जी है। सोनल मान सिंह, किरण सहगल, रानी करण जी है, सुक्त पाणीग्राही है, काली चरण जी है, पटनायक जी है, इंद्राणी रहमान जी है, ठीक है नहीं, मोहन महापात्रे है, सुजाता महापात्रे मीनाती जी है, ठीक है, कुमकुम महौती है जी, गंधार प्रधान जी है जी, ठीक है जी, दुर्गा चरण रणबीर है, लक्ष्मी प्रिय जी है, महापात्रे मायाधर जी है, राउत गीता मैलिक जी है। आरी बात समझ में। इंपॉर्टेंट ये केलुचरण महापात्र जी का नाम याद रखना है और आपको माधवी मुदगल का नाम याद रखना है। तो इनका संबंध किससे है, तो ये आपके सारे उड़ीसा से हैं। तो आपने देखा ये शास्त्रीय नृत्यों के अंदर जो नृत्यकार है और नृत्यकारों के साथ साथ नृत्यों को देखा किस क्षेत्र से कौन सा क्या क्या विशेषताएं रहती है, उन सभी पर कई बार सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको, ये आप टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। तो उस पर जाइए और आप वहां से इसका पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, जो आपकी पीडीएफ जो पढ़ाई हुई है ये वो पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।